गुड आफ्टरनून प्रगति, गुड आफ्टरनून सीमा। एक बार फटाफट से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ नजर आ रहा है आपको? गुड, गुड टू गो। चलो बढ़िया। लास्ट टर्न पर मैंने जो कुछ भी आपको ब्रीफ किया था, ठीक है, मैंने एक इंट्रो पार्ट आपको बताया था लॉ का, तो उसमें किसी के मन में कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कोई डाउट, कुछ पूछना तो नहीं है? लास्ट टर्न से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी मन में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई हैरानी, कोई परेशानी, कुछ भी हो, ठीक है? प्रतीक सर आपके सामने खड़े हुए हैं, अपनी सारी हैरानी परेशानी सब कुछ मेरे को दे दो, ठीक है? नहीं, चलो वेरी गुड। देखो, तो लास्ट टर्न पर मैंने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था आपको। मैंने बताया था आप लाइफ में पहली बार लॉ को पढ़ने के लिए जा रहे हो। लॉ एकदम नया सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होना है, तो इससे आप जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज को समझना है, आपको याद नहीं करना है। रटने के इंटेंशन से आपको लॉ को नहीं पढ़ना है, आपको समझने के इंटेंशन से पढ़ना है, ठीक है? अब देखो, लॉ को समझने के लिए लॉ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना जरूरी है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यही तो बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है? अब सोसाइटी में कई सारे लोग रहते हैं, कई तरीके के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी में डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें बैलेंस बना रहे, अच्छे और बुरे लोगों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ताकि जो बुरे लोग हैं वो अच्छे लोगों के साथ में कुछ भी गलत काम करने से डरें। उनके मन में ये चीज होनी चाहिए कि यार अगर मैंने गलत किया या कुछ भी किया तो फिर वहां पर मेरे साथ में ऐसा हो सकता है, तो एक डर क्रिएट किया जाता है बेसिकली। तो ये बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए होते हैं। अब सोसाइटी तो सोचो कितनी पुरानी है, समाज तो कितना पुराना है। आज से 10,000 साल, 20,000 साल, 25,000 साल पहले से लॉ सोसाइटी चली आ रही है, लोग रहते ही हैं। भाई, जो अगर आप उसको बोलोगे ना मानव सभ्यता, तो जब से आई है तब से सोसाइटी, तो क्या लॉ तब से आया है क्या? लॉ तब से चल रहा है क्या? तो बेटा, लॉ की अपने आप में थोड़ी सी हिस्ट्री है। लॉ आता कैसे है, लॉ कब से आया, लॉ के सोर्सेस क्या क्या हैं, लॉ किस तरीके से बनता है ना? तो ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। जैसे लास्ट टर्न पर मुझे याद है, आई थिंक मैंने आपको लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया बताया था ना? एक बार फटाफट से बता दो, मैंने आपको लीगल सिस्टम बताया था ना? लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, हाँ? लास्ट टर्न पर मैंने लीगल सिस्टम बताया था ना आपको, है ना? तो हमारे देश में जैसे कानून है, कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? पार्लियामेंट है, ठीक है? तो आज हम लॉ की उसी हिस्ट्री को, लॉ के सोर्सेस को, लॉ को बनाने के प्रोसीजर को, इन सारी चीजों को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए एक बार तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देखते हैं कि लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली देखिए,
लॉ एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को गवर्न करना, किसी चीज को चलाना अपने हिसाब से। तो बेसिकली लॉ क्या है? लॉ बेटा एक टूल है। लॉ एक टूल है किस चीज का? गवर्नेंस का। भाई आज की डेट में गवर्नमेंट देश को चलाती है ना, तो गवर्नमेंट देश को कैसे चलाती है? गवर्नमेंट देश को कैसे चलाती है? कानून पास करके, कानून में प्रोविजंस को बदल करके। तो लॉ बेसिकली गवर्नेंस का टूल है, हैज ऑलवेज बीन डायनेमिक इन नेचर ओवर सेंचुरीज। इट हैज इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो देखो सेम वही चीज है जो शायद मैंने आपको लास्ट टर्न पे ही बताई थी। जैसे जैसे समय बदलता है भाई, हजारों साल पहले से लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो हजारों साल पहले से लोग रह रहे हैं, तो उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। लेकिन लॉ बेसिकली क्या होता है? हमारी सोसाइटी को गवर्न करने का एक टूल होता है। अब सोसाइटी को आप गवर्न कैसे करोगे? पुराने समय में तो लोग पत्थरों से आग जलाते थे, आज के समय में तो माचिस भी आती है, लाइटर भी आता है, तमाम तरीके के इक्विपमेंट आते हैं, और जो स्टोव वाला लाइटर है वो भी आता है। तो समय बदलता है ना, जो समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लोगों के काम करने का तरीका बदलता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत समय से चलते चले आ रहे हैं। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, पुरानी पुरानी स्टोरीज देखी होंगी, पुरानी पुरानी कहानियां देखी होगी, तो उस समय भी तो राजा महाराजा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। तो क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन आज भी हमारे देश में काम करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय के लोगों का सोचने का तरीका, लोगों के काम करने का तरीका, लोगों का माइंड एक अलग लेवल का था। आज के समय में लोगों के काम करने का तरीका, लोगों के सोचने का तरीका, लोगों के पढ़ने का तरीका, हर एक चीज चेंज हो चुकी है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे बेटा सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वैसे ही लॉ में भी चेंजेस करने की जरूरत होती है। और बहुत सारे लॉ हैं, जैसे आप ही के में मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? 1872। अब सोचो ये 1872 का कानून है, 1872 का, ये क्या चल रहा है? 2026। अब 2026 में भी आप 1872 का कानून पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? ऐसी फर्जी में नहीं पढ़ रहे हो, आज की तारीख में ये एप्लीकेबल होता है, आज की तारीख में ये एप्लीकेबल होता है। आज की तारीख में अगर कोर्ट में कोई भी केस चला जाए, तो वहां पर अगर वो केस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो आज भी जज इसी कानून के अकॉर्डिंग, इसी कानून के अकॉर्डिंग डिसीजन देगा। तो सोचो 1872 का कानून आज तक चल रहा है, क्योंकि ये कानून भले ही 1872 में बना था, लेकिन उस समय भी और आज के समय में भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग चीजें सिमिलर हैं कुछ कुछ। और जहां पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, वहां पर किया भी गया, वहां पर किया भी गया। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले जो था ना, पहले ये बोला गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो या तो ओरल होते हैं, यानी बोल करके दो लोग आमने सामने खड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या राइटिंग में होते हैं, लेटर के थ्रू, क्योंकि पहले तो लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, फिर बाद में टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट ईमेल पे हो जाते हैं और आपके व्हाट्सएप पे हो जाते हैं। आज इंटरनेट यूज होने लगा, तो उस समय तो 1872 में इंटरनेट यूज नहीं होता था, आज के समय में हो रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चेंज कर दिया गया। अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया ई कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है, समय के साथ साथ कानून में चेंज भी जरूरी है। तो जब ये 1872 में कानून लिखा गया था, तब इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज है, तो इसमें भी ऐड कर दिया गया, इसमें भी चेंज कर दिया गया। अब इसमें ई कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आज की तारीख में इसमें यह बोल दिया गया कि भाई टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, मोबाइल के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे ही वैसे लॉ में भी चेंजेस की जरूरत होती है। लेकिन अगर कभी भी लॉ बनाया जाता है, तो हमेशा ये सोच करके बनाया जाता है कि यार ये कानून जो आज हम बना रहे हैं ना, ये लंबे समय तक चलेगा। कानून ऐसा नहीं कि डेली के डेली बदले जाते हैं। आज आप सोचो, अब जाकर के इनकम टैक्स एक्ट, आप ही की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, अब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसके पहले क्या चलता था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप सोचो 1961 से लेकर के 2026 तक वही एक्ट चल रहा था, बीच बीच में चेंजेस हुए,
समय के अकॉर्डिंग। अब जाकर के जब देखा कि अब यार सब कुछ चेंज हो गया है, तो कितना पूरा का पूरा कानून ही बदलना पड़ेगा। जब सब कुछ चेंज हो गया है तो पूरा का पूरा कानून बदलना पड़ेगा। तो अब जाकर के आया इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो सेम वही चीज है, कानून जब बनाए जाते हैं ना तो यही सोच करके बनाया जाता है कि लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे लोगों के सोचने में चेंजेस होते हैं, वैसे ही वैसे लॉ में भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यहां पर HLA हार्ट के अकॉर्डिंग लॉ बेसिकली क्या है, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द सोसाइटी। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई। लॉ क्या है, लॉ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए। लॉ किस चीज को रेगुलेट करता है, लॉ रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड एंश्योर जस्टिस। बिल्कुल, लॉ से एक श्योरिटी मिलती है, लॉ से एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर किसी ने मेरे साथ में गलत किया तो यार कानून में कुछ ना कुछ तो होगा ताकि उसको उसके किए की सजा मिलेगी। यहां पर भगवान वाला हिसाब नहीं होता है कि यहां पर लोग बोलते नहीं है कि यार अगर तुम किसी के साथ में गलत करोगे तो भगवान तुमको भी सजा देगा। भगवान जब देगा तब देगा, लेकिन अभी तो कानून देगा। भगवान ने सजा नहीं दी तब क्या करोगे, तो क्या भगवान भरोसे बैठे रहोगे, नहीं। तो बेटा लॉ जरूरी होता है इस वजह से ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, लोगों को जस्टिस मिल सके, सोसाइटी में चीजें मेंटेन रह सके, पीस मेंटेन रह सके और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। आज की तारीख में सोचो कि अगर कानून ना हो ना तो लोग मतलब एक दूसरे को खा जाए। बिल्कुल फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। आज की तारीख में जब आप अपने घर से निकलते हो ना, घर से बाहर जब आप कदम रखते हो, तो आप यकीन मानो, अभी तो खैर चलो अभी आप छोटे हो, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, धीमे धीमे जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, जब बड़े हो जाओगे, जब जॉब करोगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो आप ये महसूस करोगे कि यार घर से बाहर पैर रखो तो हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। हर एक आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, और जो आदमी बेवकूफ बना लेता है वो बड़ा खुश हो जाता है, देखो आज मैंने इससे अपना काम निकलवा लिया, आज मैंने इसको बेवकूफ बना लिया। क्योंकि भाई जिसको आप बेवकूफ बना रहे हो वो तो सीधा आदमी है, वो बन गया बेवकूफ। अब यही कोई आपको चालाक आदमी मिला होता तो उल्टा आपको बेवकूफ बना देता। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब सोचो, लॉ के होते हुए भी आज की तारीख में लोग बेवकूफ बनते हैं और लोग बेवकूफ बनाते हैं। और अगर कानून ना होता तो क्या होता, तब तो हालत खराब हो जाती। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनकी तो हालत खराब हो जाती, बुरे लोग हमेशा उनके ऊपर हावी रहते। तो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी कौन करता है, कंट्रोल लॉ करता है। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आज कभी भी आप देखते हो कि जैसे जिन लोगों की गाड़ी में एडवोकेट लिखा रहता है, देखा होगा ना, गाड़ी में एडवोकेट लिखा रहता है, पुलिस वाले ज्यादातर उस गाड़ी को नहीं रोकते। मेरी गाड़ी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। पुलिस वाले उस गाड़ी को नहीं रोकते, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि यार इसको कानून के बारे में पता है, इसको कानून की नॉलेज है। कोई भी आदमी होगा ना जल्दी जल्दी एडवोकेट्स, सीए, सीएस, सीएमए इन सब से नहीं भिड़ता। क्यों नहीं भिड़ता? क्योंकि उसको पता है कि यार इनको कानून के बारे में पता है। तो जिसको कानून के बारे में पता होता है ना, उसको माना जाता है कि वो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, ज्ञानी है, नॉलेजेबल है। तो उसको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो जब आप अपने इस प्रोफेशन में पास होकर के निकलोगे, जब आपकी एक सोसाइटी में पहचान हो जाएगी, तो तब लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे नहीं, लोग आपसे बेवकूफ बनेंगे। यानी आप बेवकूफ बनाने वाली कैटेगरी में आ जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा बस यही होती है लॉ की पावर और यही होती है लॉ की नॉलेज। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं? कितने लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं कि अग्री कर रहे हो सब लोग या डिसएग्री? अग्री कर रहे हो ना सब लोग? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बस यही होता है यार, यही होता है, यही हमारी सोसाइटी है। इसी वजह से लॉ की जो है ना, लॉ से इतना सीखो, इतना सीखो कि कभी भी बेवकूफ बनने की नौबत ना आए,
है ना। तो देखो, तो बेसिकली ये होता है लॉ। अब इसको, अब देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ये पहला वाला चैप्टर है, केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे कि लॉ के सोर्स क्या होते हैं। सोर्स का मतलब लॉ आता कैसे, लॉ को कैसे बनाया जाता है। अब सोर्सेज ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। अब लीगल सिस्टम तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, लेकिन लीगल सिस्टम आजादी के बाद का मैंने आपको बताया था। आजादी के पहले, आजादी के पहले जो है, जब ब्रिटिश रूल था, तो आजादी के पहले इंडिया का लीगल सिस्टम कैसा था। उसके बाद में हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ को कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम, जो इंडिया का कोर्ट सिस्टम है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था लास्ट टर्न पे कि इंडिया के लीगल सिस्टम बेसिकली 3 पिलर है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो बेसिकली मैंने आपको एक पूरे के पूरे इस चैप्टर का एक सार बता दिया था, एक समरी बता दी थी, ठीक है। उन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, कि प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या होता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया का मतलब आज के समय में, आज के समय में बेसिकली लॉ के जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लॉ आता कैसे, लॉ आता कैसे है, लॉ के सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडियन लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द सुना है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक नॉर्मल लॉ की तरह से, कानून की तरह से, या क्या है एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई बता सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? एक नॉर्मल कानून है, कैसी किताब है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई आंसर करेगा, कोई बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या एग्जैक्टली? कोई आइडिया किसी को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो आइडिया। लॉ ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड, फंडामेंटल लॉज। देखो, एक लाइन मैं बोल रहा हूं, ये लाइन याद रखना। ऑल लॉज, ऑल लॉज आर सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी लॉज है ना, जितने भी कानून हैं, वो सारे के सारे कानून सबऑर्डिनेट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बेटा आप बोल सकते हो मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप बोल सकते हो मदर ऑफ ऑल लॉज। जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून हैं, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कल को मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या बाकी का अगर कोई दूसरा कानून है, जैसे सपोज करो कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनी लॉ है, या कोई भी है, या कोई भी दूसरा कानून, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ और बोल रहा है और वो कानून कुछ और बोल रहा है, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी कानून, इंडिया, पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा कानून है, सबसे ज्यादा रिटन लॉज है। इंडिया से ज्यादा लॉज कहीं नहीं है। और जितने भी कानून है कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ करके, सारे के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से छोटे। कल को उन कानून के बीच में और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, तो फिर उस केस में प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को। इवन आज की तारीख में भी, आज के समय में भी, इन 2026,
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई नया कानून लेकर के आ जाए, कोई नया कानून लेकर के आ जाए और वो नया कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बोल रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि गवर्नमेंट के बनाए गए नए कानून को वॉइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज तो बोलते ही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया बोला जाता है। सुप्रीम लॉ बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि जितने भी कानून होते हैं ना, अभी तक हम लोगों ने पढ़े कि जो भी लॉज होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। भाई कोई भी कानून होता है वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, पीस के लिए बनाया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन केवल लोगों के लिए नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा का पूरा देश चल रहा है। आज की तारीख में पार्लियामेंट काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको पावर दी है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को पावर देता है। आज की तारीख में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काम करने की पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर पे एक्सरसाइज कर पाता है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन। आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर भी कानून बना, चीफ मिनिस्टर भी होता है, गवर्नर भी होता है। इन सबको पावर कौन देता है? इन सबको भी पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में हमारे देश में रुपया चलेगा, INR, इंडियन करेंसी चलेगी। इंडियन करेंसी को कौन रेगुलेट करेगा? RBI रेगुलेट करेगी। तो RBI को ये पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। हर एक चीज छोटी से छोटी, यानी कि आप ये समझो कि हमारा पूरा का पूरा देश एक बच्चे की तरह से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस बच्चे को सिखाता है कि तुम्हें चलना कैसे। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें बात किससे करनी है, तुम्हें खाना कब खाना है, जैसे मदर सिखाती है ना अपने बच्चे को, ठीक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश को चलना सिखाता है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, हर कोई फॉलो किसको करता है? हर कोई फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर कोई फॉलो किसको करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाहर कोई जा ही नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती। तो सोचो इतनी इंपॉर्टेंस है, तो बेटा जो लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, या आप ये कह लो कि लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे जो मेन सोर्स है, वो मेन सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किन किन चीजों को कानून माना जाएगा, लॉ कैसे आएगा, किन चीजों को फॉलो करके हम कानून बना सकते हैं, कानून के सोर्सेस क्या है, हर एक छोटी से छोटी चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। तो मेन सोर्स ऑफ लॉ अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, एक लाइन बन सकती है, एक क्वेश्चन MCQ बन सकता है कि तो मेन सोर्स आप किसको मानते हो? तो मेन सोर्स हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही ये बोला गया है अच्छा चलो मैं पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन बताओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कानून कब बना था? बताओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन से सन में बना था? कौन से सन में बना था? बहुत आसान सा है, देखें, कोई बता पाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन से सन में बना था? कोई बताएगा? कौन से ईयर में बना था? ऑब्वियसली अदिति, बिल्कुल 1872, नाम में ही लिखा हुआ है 1872, तो 1872 में ही बना था। बिल्कुल सही है कर्तव्य,
बिल्कुल सही है, प्रगति। ठीक है, तो ये 1872 में बना था। अब अच्छा ये बताओ, 1872 में क्या हमारे देश में पार्लियामेंट थी? 1872 में हमारे देश में पार्लियामेंट थी क्या? ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया था क्या? 1872 में है ना, तो अब सोचो कि 1872 में पार्लियामेंट तो थी नहीं। अब जब पार्लियामेंट थी नहीं तो अब ये बताओ कि ये कानून किसने बनाया होगा? लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है। कानून सारे के सारे कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। लेकिन 1872 में तो पार्लियामेंट थी ही नहीं, तो ये कानून किसने बनाया होगा? ये कानून किसने बनाया होगा? ये कानून किसने बनाया होगा बेटा? कोई आइडिया किसी को? कोई आइडिया? कॉलोनियल गवर्नमेंट। ओके, ब्रिटिशर्स। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया भाई। 1872 में तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी ना। एटीन सेवेंटी टू में इंडिया में कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो इसका मतलब ये कानून जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, देश आजाद हो गया था 1947 में। देश आजाद हो गया था 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया था 1949 में। लेकिन उसके बावजूद हम फॉलो किसको कर रहे हैं? 1872 के कानून को, अंग्रेजों के कानून को। अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए थे 1947 में, लेकिन आज भी हम उनके बनाए हुए कानून को फॉलो कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ रहे हैं। और ये केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 1899, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जाने कितने ऐसे कानून हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932। जाने कितने ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इवन इतना इंपॉर्टेंट लॉ, इंडिया का क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, हालांकि अब चेंज हो गया, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन उसके पहले तो इंडियन पीनल कोड अभी तक अप्लाई होता था ना, वो भी ब्रिटिशर्स की देन था। तो सोचो, इतने इंपॉर्टेंट लॉ जिससे हमारा पूरा पूरा देश चल रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस, हमारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो सब चल रही हैं, और वो कानून आज भी ब्रिटिशर्स के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आजादी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ लॉ, लॉ कितने तरह के होते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लॉ दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, और एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आजादी देता है। अब इसको आप लॉ का सोर्स कह लो, या आप कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो तरीके के कानून को डिवाइड किया गया है, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एक कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले के कानून और एक कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद के कानून। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के जो बाद के कानून होंगे वो कहां बनेंगे बेटा? पार्लियामेंट में बनेंगे। क्यों क्यों बनेंगे?
क्योंकि अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। देश की कोई भी बॉडी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, हर कोई फॉलो किसको करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। तो पार्लियामेंट को कानून बनाने की आजादी किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद के कानून है, वो कहां बनेंगे? पार्लियामेंट में बनेंगे। लेकिन यहां पर यह भी बोला गया है कि भाई अगर अब कानून होता क्या है, कानून एक आदत में आ जाता है, एक हैबिट में आ जाता है, और आदतें जल्दी चेंज होती नहीं है। जैसे अगर सपोज करो आप बचपन से देखते चले आए हो, बचपन से देखते चले आए हो कि जब ट्रैफिक में रेड लाइट जलती है तो हम गाड़ी को रोक लेते हैं, ग्रीन लाइट जलती है तो इसका मतलब गो, जाने का टाइम है, और अगर ऑरेंज लाइट है तो स्टॉप। यही तो होता है ना। लेकिन अचानक से रातों रात गवर्नमेंट नियम चेंज कर दे कि आज रात 12 बजे से हरी बत्ती में रुकना है, लाल बत्ती में चलना है, और ऑरेंज लाइट में और तेज चलना है। अब मान लो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए कि भाई आज रात 12 बजे से ये नियम अप्लाई होगा। अब आप सोचो कि आपकी बचपन की आदत है कि हरी लाइट में चलना है, और अब कानून आ गया कि हरी लाइट में रुकना है, तो आप तो जाने कम से कम 200-250 चालान तो अपने कटवा ही लोगे, क्योंकि आदतों को बदलने में टाइम लगता है ना। और आप क्या, पूरे हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, सबके चालान कटेंगे। गवर्नमेंट जो है ना रातों रात अमीर हो जाएगी, इतने चालान का पैसा आ गया। बस केवल क्या है कि एक नियम चेंज करना है। तो बेटा लॉ जो है ना वो हैबिट में आ जाते हैं, और इंडिया बहुत समय तक गुलाम रहा है। इंडिया को आजादी मिली ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर से पहले कौन थे? मुगल्स ने बहुत सालों तक रूल किया। मुगल्स के बाद में ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है। तो अब सोचो कितने साल तक इंडिया गुलाम रहा है। तो अब ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए वो लोगों की हैबिट में आ गए थे, उसको बदलना रातों रात आसान नहीं था। और जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की हालत भी उतनी खराब थी, और देश में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी भी कमी थी कि कैसे इतने सारे कानून को बदला जाए, कैसे लोगों की आदतों को चेंज कराया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया कि भाई चलो जो कानून जरूरी हैं, जो कानून जरूरी हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है, तो ऐसे कानूनों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे कानूनों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। लोगों को पता है कि हाँ भाई ये कानून है, इस तरीके से फॉलो करना है। ब्रिटिशर्स के समय में भी हम फॉलो कर रहे थे और आज के समय में भी फॉलो करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर इसी वजह से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले लॉज को भी रिकॉग्निशन दी गई। रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता दी गई कि हाँ, बोल दिया गया कि भाई चलो ठीक है कि कुछ कानूनों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में अगर कोई भी कानून है तो उसको बोला जाएगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। यहां तक की कहानी बेटा क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? डन है बेटा यहां तक की कहानी? कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो पूछ लेना, ठीक है? चलो गुड, बढ़िया, ठीक। अच्छा एक फटाफट से एक चीज बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कब था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कब था, किसी को पता है? कोई गूगल और चैट जीपीटी में देखे बिना बताओ ईमानदारी से। तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन होता है ना वो ईमानदारी वाला होता है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, जिसको हम लोग लीगल टर्म में बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट वर्दी। तो उसी तरीके से ईमानदारी से बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था? किसी को पता है? पता है किसी को? शाबाश अदिति, मजा आ गया। 1948 और 49। अरे दिव्यम, तुमने बोला था कि नाम तुम्हारा दूसरा मैं भूल गया, एक बार फटाफट से नाम बता दो। सीमा,
1950 के बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिव्यमी है, या किसी ने तो बोला था कि सर मेरा नाम ये नहीं है, हो सकता है किसी और बैच में, हो सकता है CS वाले में बोला हूं, दिव्यमी है, चलो तब ठीक है ठीक है, किसी बैच में किसी बच्चे ने बोला था, हाँ सीमा, हाँ राइट 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 राइट, युवराज सिंह, ठीक ठीक याद आ गया। कर्तव्य 1949 में बना था, अप्लाई हुआ था 1950 में, बिल्कुल सही बताया, सॉरी बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन आपको यहां पर 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा बना था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब यार लॉ के स्टूडेंट हो तो इतना तो जानना ही चाहिए, ठीक है, कि हमारे देश में लॉ से रिलेटेड कौन से दिन है, ठीक है, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और भी कई सारे दिन मनाए जाते हैं, चॉकलेट डे, रोज डे, लेकिन जो हम लोगों की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए डेज हैं उनको भी तो याद रखना है ना। तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, और ये बना था 26 नवंबर 1949 को। अप्लाई कब हुआ था, यानी कि लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ना। रिपब्लिक डे इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई हुआ था, राइट। तो चलो देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेटा मेन सोर्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 which lays down the basic principles of governance and law। देखो मैंने आपको वही चीज बताई कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, लोग कैसे काम करेंगे, बॉडीज कैसे काम करेगी, हर एक चीज का प्रिंसिपल, हर एक चीज का बेसिक प्रिंसिपल कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। However, law in India is not derived from one source alone. It has evolved through। अब देखो इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो लॉ का इंडिया में केवल एक सोर्स नहीं हो सकता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लॉ का एक सोर्स नहीं हो सकता। इंडिया में लॉ के कई सारे सोर्सेज हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो सबसे पहले तो कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, पर्सनल बिलीफ्स, प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारी जगह से कानून आता है, इतनी सारी जगहों से कानून आता है। तो सबसे पहले तो अब देखो अभी ये जितने भी आए थे ना कि कस्टम एंड यूजेस हो गया और बाकी के जितने भी सोर्सेज हैं उसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, तो सोर्सेज ऑफ लॉ को क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है, स्टैट्यूट्स का मतलब है जो ऐसे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने के बाद पार्लियामेंट में बने, और ऐसे कानून जो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया, तो उसको बोला जाता है स्टैट्यूट्स। तो देखो all laws enacted before and after the adoption of constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले के हो या कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद में हो। लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इंडिया में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो दो है। एक है आपकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे इंडियन टेरिटरी के लिए कानून बनाती है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा, विधानसभा स्टेट के लिए कानून बनाती है, ठीक।
These laws continue to operate unless repealed wholly or partly. अब अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया है या कोई भी कानून स्टेट लेजिस्लेचर्स ने बनाया है यानी विधानसभा से पास हुआ है, वो कानून तब तक चलता रहेगा, वो कानून तब तक चलता रहेगा जब तक उसको पार्लियामेंट में ही या स्टेट लेजिस्लेचर में ही रिपील ना किया गया हो। रिपील का मतलब उसको कैंसिल करना। तो जहां पर बना है वहीं से ही कैंसिल होगा और जब तक उसको वहां से कैंसिल नहीं किया जाता तब तक वो कानून चलता रहेगा। आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ लॉ में जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टमरी लॉ। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट और कस्टमरी लॉ क्या होता है इसको पहले समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं ना, जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये जो है ना, ये आज की पूरी क्लास आज इसी में ही कंप्लीट होगी, जुडिशियल प्रेसिडेंट में। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। जब ये वाला चैप्टर आप देखोगे ना तो आप देखोगे कि यार ये बात तो कई बार हो रही है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, इंडिया में अगर देखा जाए तो दो तरीके के केसेस होते हैं, दो तरीके के केसेस होते हैं। एक होता है सिविल केस, एक होता है सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। अब सिविल केस और क्रिमिनल केस क्या होते हैं ये देखो। सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या फर्क है? अगर जैसे कोई मान लो प्रॉपर्टी को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, विल को लेकर के, एडॉप्शन को लेकर के, अगर इन सब चीजों को लेकर के अगर कोई भी केस हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो सारे के सारे मैटर जाएंगे सिविल केसेस। और सिविल केसेस कहां जाते हैं? सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाते हैं। अब क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? जहां पर क्राइम होता है, क्राइम का मतलब अपराध, ऑफेंस, जहां पर ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, वो सारे के सारे केसेस जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, उसको बोला जाता है क्रिमिनल केस। ठीक, अब समझना मेरी बात को। अब सपोज करो कि क्रिमिनल केस है, ठीक है, किसी बंदे ने कोई ऐसा काम किया, किसी बंदे ने कोई ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया की नजर में गलत है, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है ना वो साइलेंट है। मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया और उसको लेकर के क्रिमिनल लॉ साइलेंट है। अब क्यों साइलेंट है? अच्छा ठीक है, इसको अभी रोकते हैं। पहले मैंने आपसे लास्ट टाइम पे पूछा था ना कि पहले बीमारी आती है कि पहले इलाज आता है? मैंने आपसे पूछा था ना कि पहले बीमारी आती है कि पहले इलाज आता है? है ना? तो पहले बीमारी आती है, मैंने आपको बताया था, पहले केसेस होते हैं, फिर केसेस के बाद में कानून बनाए जाते हैं, है ना? तो देखो उसी तरीके से अब जैसे मान लो किसी ने कोई पहली बार क्राइम किया, जैसे सपोज करो कि एक बार क्या हुआ 1990 में, 1990 में इंडिया में नया नया इंटरनेट आया, ठीक है। अब तब लोगों को इंटरनेट के बारे में पता नहीं था, इंटरनेट महंगा भी बहुत होता था और हर एक के बस का होता भी नहीं था। धीमे धीमे करके लोगों को इंटरनेट के बारे में पता चलने लगा। फिर उसके बाद में 1999 या 2000 के आसपास इंडिया में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने नेट बैंकिंग स्टार्ट करी। आईसीआईसीआई बैंक ने नेट बैंकिंग स्टार्ट करी। अब फ्रंट पेज पे एक ऐड दिया, आज से इंडिया में हिस्टोरिकल शुरुआत, आज से आपको बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कंप्यूटर है, आपके पास में इंटरनेट है,
तो आज से आप अपने बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। ऐड आया, लोगों ने पढ़ा, लोग अट्रैक्ट भी बहुत हुए। अब हमारी सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव लोग और एक होते हैं नेगेटिव लोग। पॉजिटिव लोगों का मतलब जो जब इस तरीके की चीजें आती हैं वो बड़े खुश होते हैं, यार देखो इंडिया में एक नई चीज आ गई, बहुत बढ़िया, अब टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, रिस्क भी बचेगा। और जो निगेटिव लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो उसका फायदा उठाने की सोचते हैं, यार कोई नई चीज आई है तो इसमें कोई ना कोई कमी तो होगी, उसकी कमी को ढूंढा जाए ताकि इसका फायदा उठाया जाए। ठीक, अब समझना, एक अंकल जी थे, मिस्टर एक्स मान लेते हैं, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। अब जब इन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया तो आईसीआईसीआई बैंक ने इनको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया। यूजर आईडी और पासवर्ड दिया। अब भाई पुराने समय के लोग हैं, पुराने समय के लोगों को क्या पता कि क्या इंटरनेट बैंकिंग है, क्या इंटरनेट होता है। तो इन्होंने अकाउंट खुलवाया, एक कागज मिला, इन्होंने देखा, पता नहीं क्या, इन्होंने उठा करके फेंक दिया। इनको आइडिया नहीं था कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, यूजर आईडी क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, इन्होंने फेंक दिया उठा करके। वहां से एक इंजीनियर जा रहा था, पढ़ा लिखा, उसने वो कागज उठा लिया, उसने देखा कि यार ये तो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड है। वो गया घर पर, और घर पे जाने के बाद में उसने अपने सिस्टम से लॉगिन किया, और सिस्टम से लॉगिन करके इन अंकल के अकाउंट से 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए इसने, और शांति से बैठ गया, बिल्कुल शांति से बैठ गया। अब जब कुछ समय के बाद में अंकल जी को पैसों की जरूरत आई है, बैंक में गए। अब जब बैंक में गए तो देखा यार 5 लाख रुपए अकाउंट से कम, ये कैसे हो गया। तो इन्होंने एक बैंक के मैनेजर के अगेंस्ट में, बैंक के अगेंस्ट में एफआईआर करवा दी और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अब जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो मामला गया कोर्ट में, भाई क्या चक्कर। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये तो पता चल गया कि भाई इनके अकाउंट से 5 लाख रुपए किसी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, और उस बंदे को भी पकड़ लिया जाएगा। भाई जब अकाउंट नंबर पता चल गया तो उस बंदे को भी पकड़ लिया जाएगा, तो उस बंदे को भी पकड़ लिया गया। अब मामला पहुंचा कोर्ट में, और जब कोर्ट के सामने पूरा का पूरा मैटर आया, बहुत ध्यान से सुनना, कोर्ट के सामने पूरा का पूरा मैटर आया, तो कोर्ट ने कहा यार ये तो सिंपल सी चीज है, भाई इसने चोरी करी है 5 लाख रुपए की, सिंपल सी चीज है, इसने चोरी करी है। तो कोर्ट क्या कर रही थी, कोर्ट इसको चोरी की सजा सुना रही थी, जो हमारे इंडियन पीनल कोड में चोरी की सजा है। तो इसने बोला, यानी कि जो इंजीनियर था जिसने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, उसने कोर्ट में बोला कि सर आप मेरे को चोरी की सजा कैसे दे सकते हो, आप मेरे को थेफ्ट की सजा कैसे दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि भाई चोरी की डेफिनेशन क्या है, हर एक चीज कानून में किसके अकॉर्डिंग चलती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलती है। तो चोरी की डेफिनेशन क्या है, थेफ्ट की डेफिनेशन क्या है। तो उस समय इंडियन पीनल कोड में चोरी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पे एंटर करता है और उसकी कंसेंट लिए बिना उसका कोई भी सामान अपने यूज के लिए या उससे प्रॉफिट कमाने के लिए ले करके जाता है, उससे बगैर पूछे, तो उसको बोला जाता है चोरी। अब ये चोरी की डेफिनेशन थी। तो इस बंदे ने बोला कि सर आप इसको थेफ्ट कैसे बोलोगे, आप इसको चोरी कैसे बोलोगे। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अगर कोई भी पर्सन सामने वाले पर्सन के कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पे बगैर पूछे जाता है। मैं तो इनके घर गया ही नहीं, ना मैं इनके रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पे गया, ना मैं इनके कॉमर्शियल प्रेमिसेस पे गया, मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो जब मैं गया ही नहीं तो ये डेफिनेशन में फिट कैसे होता है, तो ये चोरी कैसे हुई, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जाना जरूरी है। अब जज का भी दिमाग खराब, जज को भी लगा कि यार बात तो ये सही बोल रहा है, चोरी की डेफिनेशन तो लगेगी नहीं। अब जब चोरी की डेफिनेशन नहीं लगेगी तो इसको, अब गलत तो है ना भाई, सामने वाले के अकाउंट से अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए, गलत तो किया है ना, लेकिन यार इसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगाएं, इसके ऊपर कानून कौन सा लगाएं, ये तो जज को समझी में नहीं आया। और बेटा जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, क्रिमिनल केसेस होते हैं, अगर उसमें किसी ने गलत काम किया है और उसको लेकर के कानून में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है,
तो वहां पर कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, उसमें कोर्ट कभी भी सजा नहीं दे सकता। अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जज को पता है इसने गलत काम किया है, लेकिन अब उस समय तो कोई कानून है नहीं, तो जज सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि भाई अगर पनिशमेंट को लेकर के कहीं पर कोई कानून नहीं है तो कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। पनिशमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हो किसी को। तो वहां पर कोर्ट ने क्या किया कि उस बंदे को छोड़ दिया, क्योंकि उसको सजा देने का कोई कानून था ही नहीं। हाँ, लेकिन ये चीज जरूरी थी कि ये तो साफ साफ था कि उसने 5 लाख रुपए लिए, तो बस कोर्ट ने उसको इतना बोला कि तुम्हें 5 लाख रुपए इनको वापस करने, बस, कोई सजा नहीं। लेकिन तब कोर्ट को यह चीज समझ में आई कि यार आज इसने 5 लाख रुपए का काम किया और मेरे सामने बंदा खड़ा हुआ है, मैं इसको जेल नहीं भेज सकता, मैं इसको जेल नहीं भेज सकता क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। तो वो जज क्या करेगा, वो जज गवर्नमेंट को रेफर करेगा, गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई हमारे सामने केस आया और इस केस में ऐसे इस तरीके का सीन हुआ, लेकिन हम उसको सजा नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि कोई कानून ही नहीं है। कल को आगे करोड़ों रुपए की चोरी हो सकती है, जब सबको ये बात पता है कि यार ये काम करने से कोई सजा होती ही नहीं है, तो हर कोई ये काम करेगा और कल को लेकर के भाग जाएगा, और सजा तो हम उसको दे ही नहीं सकते। तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार बात तो खैर सही है, तो गवर्नमेंट ने रातों रात एक कानून पास किया जिसको नाम दिया गया आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट 2000, इन आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, रातों रात। अब इस कानून को बनाने के पीछे का पर्पस पता है क्या था? क्या पर्पस था पता है? केवल एक शब्द को इंट्रोड्यूस करना। कौन से शब्द को? ई। आजकल हर जगह पर ई वर्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ईमेल और ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई। और ई को कैसे समझते हैं हम लोग? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इंटरनेट के थ्रू। तो अब आईटी एक्ट में ये नया वर्ड इंक्लूड हुआ और इसमें ये बोला गया कि अब से हर एक चीज, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, कागज हो, फाइल हो, सीडी हो, डीवीडी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज के आगे ई लगा रहेगा। यानी कि अगर कोई चीज फिजिकल है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा, और वही चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अब अगर किसी ने चोरी इंटरनेट से करी तो उसको ई चोरी बोला जाएगा, यानी ये भी एक क्राइम माना जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सोर्स क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सोर्स था ये वाला केस। तभी मैं कहता हूं पहले बीमारी आती है फिर इलाज आता है। मेरी बात सबको समझ में आई? मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? मेरी बात सबको समझ में आई है ना? ठीक है, अब समझना सिविल केस। अब ये तो मैंने आपको क्रिमिनल केस का बताया, अब देखना सिविल केस का। अब अगर मान लो सेम यही सिचुएशन सिविल लॉ में हो, कि यानी कि जज के पास में कोई केस आया और उस केस को लेकर के कोई भी सिविल लॉ नहीं है, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी? वहां पर बेटा कोर्ट के पास में राइट होता है, सिविल केसेस में कोर्ट के पास में राइट होता है कि वो सेल्फ जजमेंट दे सकती है। यानी कि अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज कर सकती है। डिस्क्रेशनरी पावर्स का मतलब क्या होता है? वो अपनी मर्जी से उसको जो सही लगेगा वो डिसीजन दे सकती है। कोर्ट के सामने कोई केस आया और उसको लेकर के कोई कानून नहीं है, तो वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन दे सकती है। ठीक, अब समझो कि अब अगर कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई केस गया, सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई केस गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार इस चीज को लेकर के सिविल केस है, सिविल केस है,
सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार इस चीज को लेकर के तो कोई कानून है ही नहीं, तो फिर अब कैसे दें? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करेगा, यानी उसके अपने खुद के दिमाग को यूज करेगा, अपनी मर्जी से जो उसको सही लगेगा वो जजमेंट दे देगा, वो डिसीजन दे देगा, वो डिसीजन दे देगा अपनी मर्जी से। अब यहां पर बेटा जो इसका डिसीजन है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये डिसीजन एज अ लॉ काम करेगा। कैसे एज अ लॉ काम करेगा? अब कल को अगर मान लो कि हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था ना इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, तो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कल को अगर बाई चांस मान लो हाई कोर्ट के सामने सेम मैटर आ गया, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सेम मैटर सेम केस हाई कोर्ट के पास में आ गया। अब गवर्नमेंट ने तो अभी तक उस पर कोई कानून नहीं बनाया है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही फॉलो करेगा। जैसे कोर्ट करती है ना, कानून के अकॉर्डिंग अपना फैसला देती है, उसी तरीके से हाई कोर्ट क्या करेगा? जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वही डिसीजन हाई कोर्ट भी देगी। कल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में कोई भी मैटर गया, सेम मैटर, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी क्या करेगा? देखेगा यार हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हम भी वही डिसीजन देंगे, यहां पर भी ये सेम डिसीजन देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से बोला जाता है जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं प्रीवियस के, जो पुराने कोर्ट के डिसीजन है, जो फ्यूचर की जो कोर्ट है, जो फ्यूचर की कोर्ट्स हैं, वो हमेशा फॉलो करेंगी अपने पास्ट की कोर्ट के डिसीजन को। जो पास्ट की हाईएस्ट कोर्ट होगी, जो पुरानी हाईएस्ट कोर्ट होगी, उसने जो जजमेंट पास किए हैं, फ्यूचर में अगर उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि उससे लोअर में जो कोर्ट्स हैं उनके पास में सेम केस पहुंचते हैं, तो वो हमेशा अपने हायर कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो यहां पर अगर देखो तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो कानून की तरह से कानून नहीं है। कानून तो केवल और केवल पार्लियामेंट में बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास में कानून बनाने का पावर नहीं है। लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लॉ की तरीके से काम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इसी को ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा इसको भी लॉ का सोर्स माना गया है, इसको भी लॉ का सोर्स माना गया है। मेरी बात समझ में आई? नहीं दिव्यम, क्रिमिनल केसेस में नहीं होगा भाई, मैंने बताया ना, क्रिमिनल केसेस में जज अपने हिसाब से डिसीजन नहीं दे सकता, केवल और केवल सिविल। यहां तक की कहानी बेटा डन है सबको? अब देखो तो बेटा यहां पर देखो यही लिखा हुआ है जुडिशियल प्रेसिडेंट में, कस्टम्स को अभी आगे बताएंगे। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है? जुडिशियल डिसीजन का मतलब है केस लॉस। केस लॉस का मतलब जो जुडिशियल डिसीजंस है वो भी लॉ के सोर्स की तरह से काम करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस में जुडिशियल प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे स्टैट्यूट्स को इंक्लूड किया गया है वैसे जुडिशियल डिसीजन को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलो बच्चा पार्टी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर क्लासिफिकेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर अगर कोई ऐसा केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया तो डिसीजन कौन देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कर्तव्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जैसा सिविल केस में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी कभी वैसा केस नहीं किया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में नया कोई केस आ जाए
तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि वो हाई कोर्ट से रेफरेंस ले सकता है, वो हाई कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से एडवाइस लेगा, क्योंकि हाई कोर्ट उसके ऊपर है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जज अपने अकॉर्डिंग, कुछ रूल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस वगैरह, उन रूल्स को फॉलो करके वो भी अपने हिसाब से डिसीजन दे सकता है, लेकिन उसके डिसीजन को हाई कोर्ट बदल सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगा कि यार इसने गलत फैसला दिया है, तो हाई कोर्ट उसके डिसीजन को बदल सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो मामला हाई कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं गया है, तो हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसने गलत फैसला दिया, इसने अपनी पावर यूज करी है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी पावर यूज कर सकते हो सिविल केसेस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर देगा, फिर वो कानून की तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, उसको कौन बदलेगा? उसको कोई नहीं बदल सकता। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, उसको लॉ के सोर्स की तरह से ट्रीट किया जाता है। मेरी बात समझ में आई? कर्तव्य, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो चलो, मेरे ख्याल से एक बार फटाफट से बता दो, आज कुछ नया सीखने के लिए मिला, कुछ ऐसी चीजें सीखने के लिए मिली जो हमें पहले नहीं पता थी। आज हमारी नॉलेज जो है वो एनहेंस हुई। आज जो हम लोगों ने 1.25 घंटे 1.5 घंटे स्पेंड किया, तो उसमें कुछ नई चीज सीखी। और बेटा, यही अप्रोच हमेशा रखनी है क्लास में। नई चीजें सीखने के लिए मिली ना, तो यही अप्रोच हमको हमेशा क्लास में रखनी है कि यार आज कानून में कुछ नया सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे जो किसी को नहीं पता। आपके सराउंडिंग में अगर कोई वकील नहीं है, अगर कोई सीए नहीं है, अगर कोई सीएस नहीं है, अगर कोई सीएमए नहीं है, तो यकीन मानो ये जो आप सीख रहे हो, ये इसके अलावा और किसी को नहीं पता होता। तो इसकी वैल्यू बहुत है। ये जो नॉलेज आप एनहेंस कर रहे हो ना, ये नॉलेज हर एक को नहीं होती है। ठीक है? तो इस वजह से बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट? तो चलो, अपन लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नई चीजों के साथ में। ठीक है? और ये वाले जो नोट्स हैं बेटा, ये वाले जो नोट्स हैं, ये आपको डीसी ऐप पर मैं अपलोड करवा दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो उससे आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।